Welcome students. Today we will discuss the last chapter of your economics book Consumer Rights. तो स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ करते हैं, किसी भी शॉप से परचेज़ करते हैं, तो आपके बहुत सारे राइट्स होते हैं। ये राइट्स गवर्नमेंट के थ्रू आपको दिए जाते हैं और गवर्नमेंट ही इन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के या बायर्स के दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करती है कि उनके साथ में भी कोई धोखा ना हो, और बायर्स को भी प्रोटेक्ट करती है कि उनके साथ में भी किसी भी तरीके का कोई भी धोखा या कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। तो यही राइट्स जो हैं कंज्यूमर राइट्स कहलाते हैं। नाउ नीड फॉर कंज्यूमर राइट्स, यानी कि कंज्यूमर राइट्स क्यों ज़रूरी हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं कि कोई भी सेलर इनको जो है चीट ना कर सके। कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच दिया, इन्हें ख़राब प्रोडक्ट दे दिया, तो इस तरह की चीटिंग ना कर सकें, इसलिए कंज्यूमर राइट ज़रूरी हैं। सेकेंडली, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से हमें सेफगार्ड करने के लिए कंज्यूमर राइट्स की ज़रूरत होती है। यानी कि जो सेलर्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हायर प्राइस में जो MRP दिया होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज़्यादा कीमत पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उससे हमें बचाने के लिए भी कंज्यूमर राइट्स की ज़रूरत है। हमें राइट्स मिलने चाहिए कि हमें पूरा हक हो कि हम जान सकें कि इस कमोडिटी का प्राइस इतना है और इससे ज़्यादा क्यों सेल की जा रही है। इसी तरह से सेलिंग एडल्ट्रेट या डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि मिलावट का सामान हो या ख़राब सामान हो, वो अगर सेल कर रहा है कोई भी सेलर, तो उसके लिए भी हमें कंज्यूमर राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। और लास्टली, ये जो भी कंज्यूमर्स होते हैं जो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, अलग अलग होते हैं, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उनको पावरफुल बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए भी कंज्यूमर राइट्स की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी कंपनी प्रोडक्ट अपना सेल कर रही है, उनका तो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो सेलर्स और कंपनीज़ वो सभी पावरफुल हैं, लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं वो पावरफुल नहीं हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर्स इंडिविजुअली परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, तो इसलिए उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए कंज्यूमर राइट्स की ज़रूरत होती है। नाउ कंज्यूमर मूवमेंट। तो कंज्यूमर मूवमेंट 1960s में इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बढ़ना शुरू हुआ। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट इसलिए किया गया, कंज्यूमर मूवमेंट को लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। और फूड की शॉर्टेज इस वजह से हो रही थी कि लोगों ने जो है होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जानबूझ करके जो है उसकी जो है शॉर्टेज शो कर रहे थे लोग, जो हैं जो सेलर्स थे मार्केट में, जानबूझ करके शो कर रहे थे कि इसकी कमी है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कमी नहीं थी, वो लोग अपने पास रख लेते थे। तो जैसे ही शॉर्टेज होती है तो वो उसे ज़्यादा प्राइस में सेल करना स्टार्ट कर देते थे। तो इस वजह से जो है कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दूसरा, इसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग भी थी, है ना, और एडल्ट्रेशन ऑफ फूड आइटम्स, यानी कि मिलावट करके सेल करना प्रोडक्ट्स को। मिलावट तो आज के टाइम में भी आप देखते होंगे, पता चलता है, आप देखें कि दाल लेके आ रहे हैं, दाल में कुछ जो है देख रहे हैं आप, कंकड़ वंकड़ ये सब निकल रहे हैं उसमें, तो ये मिलावट ही तो है। इसी तरह से प्योर नहीं आ रही हैं चीज़ें, कोई भी ऑयल ले लीजिए उसमें मिलावट हो रही है, चावल आपने परचेज़ किए उसमें मिलावट है। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स थी 1960s में बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए कंज्यूमर्स ने एक मूवमेंट निकाला। तो उस मूवमेंट में जो है अवेयरनेस के कुछ प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें लोगों को बताया गया कि कैसे आप जो है अपने आप को इन सब से बचा सकते हैं। तो उसमें मेथड्स कुछ बताए थे अवेयरनेस को स्प्रेड करने के, जैसे बाय मींस ऑफ आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल देने स्टार्ट कर दिए कि भाई इस तरीके से आपको सामान परचेज़ करना है और इन चीज़ों का ख्याल रखना है ख़रीदते वक्त। इसी तरह होल्डिंग एग्जीबिशंस वगैरह लगाया शुरू किया और बताया लोगों को कि भाई आपको कैसे बचना है इन जो गलत तरीके के जो व्यवहार हैं सेलर्स के या कंपनीज़ के, उनसे आपको चीट होने से कैसे बचना है। कंडक्टिंग मार्केट सर्वे किए गए अलग अलग जगहों पे, उन सर्वे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया गया। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब एडवर्टाइजमेंट होगा तो प्राइस वगैरह हर चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी।
प्रिंट भी होने लग गया, वो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, इन सब में आने लग गए एडवर्टाइजमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, इन सब पर भी सभी एडवर्टाइज़ करने लग गए कि इन प्रोडक्ट को परचेज़ करें और ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और इनके प्राइस ये हैं। तो इससे क्या था कि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ गई, जिससे लोग जो हैं कंज्यूमर्स के थ्रू चीट होना कम हो गए। अब उनको पता था कि कौन सा प्रोडक्ट किस रेट में आ रहा है या कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, तो अब ये चीटिंग कम हुई, अवेयरनेस बढ़ी लोगों में। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश की, जिसमें तकरीबन 100 कंट्रीज से 240 टू 40 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो इनकी एक बॉडी बनाई गई जो 1985 में इस्टेब्लिश हुई, और इसमें पूरे तरीके से जो है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नाउ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा। तो 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। तो इस एक्ट में जो सिस्टम बनाया गया वो 3 टियर सिस्टम कहलाता है। 3 टियर कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए। उन कोर्ट्स में डिफरेंट कोर्ट्स को डिवाइड किया गया। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, एक स्टेट कोर्ट और एक नेशनल लेवल का कोर्ट हो गया। तो ये 3 तरह के कोर्ट बनाए गए, जिसमें ये होता था कि कोई भी कंज्यूमर की प्रॉब्लम आती थी तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के इन कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो इन तीनों में डिवीज़न किया गया, तीनों कोर्ट्स में। तो अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है जो 20 लाख तक का है, यानी कि 20 लाख या उससे कम का है, तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। कोई भी मामला ऐसा है जिसमें 20 लाख रुपए तक की बात आ रही है कि 2 कंज्यूमर और जो सेलर है उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, और जो 20 लाख तक है, 20 लाख से कम तक है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। इसी तरह से अगर 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो आप स्टेट कोर्ट में जाएंगे। तो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट्स बने हुए हैं, उनमें जाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। इसी तरह से अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कितना भी बड़ा मामला है तो वो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में चला जाएगा। वहाँ पे आप जो है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो इस तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर कोर्ट्स को 3 टियर्स में डिवाइड कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट, स्टेट लेवल का कोर्ट और नेशनल लेवल का कोर्ट। नाउ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। तो अब उन राइट्स को समझिए। जैसे पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंट पर्टिकुलर्स के बारे में पूरी जानकारी होना, ये कंज्यूमर का एक राइट है। तो हर एक जो भी पैकेज होता है कोई प्रोडक्ट का, तो उस पर सारी चीज़ें जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट हुई, एक्सपायरी डेट हुई, बैच नंबर है, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर है, डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़ है, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी नॉलेज, ये सारी जानकारी कंज्यूमर को प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये एक कंज्यूमर का राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उसको इन्फॉर्म कराया जाता है कि हमने भाई इस प्रोडक्ट को बनाया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं, क्या आपके लिए फिट हैं या नहीं है। तो आपको पसंद आए तो लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए। तो ये आपका राइट है। दूसरा राइट टू चूज़, यानी कि आपको सेलेक्ट करने का, चूज़ करने का पूरा राइट है। कोई पर्सन अगर किसी सर्विस को एक बार यूज़ करने के बाद में किसी प्रोडक्ट को उसे पसंद नहीं आता है तो वो चाहे तो अगली बार ना परचेज़ करे। तो इसमें कोई भी सेलर या कोई भी कंपनी उस कंज्यूमर को ज़बरदस्ती उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती कि नहीं भाई आपको यही यूज़ करना है। तो कंज्यूमर को पूरा राइट होता है कि वो जब चाहे जब किसी भी कंपनी की किसी भी सर्विस को बंद कर दे, उसको यूज़ ना करे, और कभी भी किसी को भी स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें जो है कंज्यूमर को पूरा राइट रहता है। थर्ड है राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, उसका रिड्रेसल करना, उसका निवारण करना। तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई किसी कंज्यूमर के साथ में, गलत प्रोडक्ट सेल कर दिया, मिलावट का सामान सेल कर दिया या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है।
वहाँ पे वो एक अर्जी डाल सकता है कि भाई हमारे साथ में ये प्रोडक्ट गलत दे दिया कंपनी ने और इसको रिटर्न भी नहीं कर रही है या कोई भी कंपेंसेट नहीं कर रही है, तो कोर्ट के थ्रू आप उससे कंपनी से कंपेंसेट कर सकते हैं। तो कोर्ट कराएगा आपके प्रोडक्ट की, जो भी वापसी कराएगा तो कोर्ट कराएगा, या फिर उसका पैसा वापस कराना है तब भी, या प्रोडक्ट को रिटर्न करना है या उसको एक्सचेंज करना है, वो सारे काम जो हैं कोर्ट के थ्रू होंगे फिर। तो कोर्ट आपकी हेल्प करेगा इसमें। फोर्थ है राइट टू रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट करने का आपको पूरा राइट है। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू रिप्रेजेंट देयर ओन केस इन द कंज्यूमर कोर्ट्स और टू इंगेज एन एडवोकेट, यानी खुद भी जा सकते हैं या फिर एक एडवोकेट यानी वकील के थ्रू भी जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट को जैसे हमने अभी बताया था कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट्स और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट्स। सभी एक ही काम करते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है इनमें कि इनकी लिमिट्स तय कर दी गई है कि कहाँ तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्टेट में या नेशनल लेवल के कोर्ट में सॉल्व किए जाएंगे। जैसे अगर 20 लाख तक का मामला है, 20 लाख से कम का है या 20 लाख तक का है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स में सॉल्व कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप जो है शिकायत दर्ज कराएंगे अपनी। या फिर 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला है तो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट्स में जाना होगा आपको, और 1 करोड़ से अगर ज़्यादा का है तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट्स में आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। नाउ व्हाट इज़ ISI एंड एगमार्क? सो दे आर द स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, यानी कि BIS एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें जैसे ISI जो होता है ये गारंटी करता है कि इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है। तो ISI की मोहर लगी हुई हो या एगमार्क की मोहर लगी हुई हो, तो इससे जो है लोगों के बीच में एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक यकीन बनता है कि हाँ अगर इस पे ये मोहर है तो ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का ही होगा। आपने ये एगमार्क और ISI के प्रोडक्ट बहुत देखे होंगे जो कि उन पे मोहर लगी आती है, तो उससे आदमी जो है श्योर हो जाता है कि ये जो है चेक्ड हैं गवर्नमेंट के थ्रू और इनकी क्वालिटी अच्छी है। अगर हम ISI की बात करें तो ISI इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लगता है ज़्यादातर, और एगमार्क जो होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे लगता है, और हॉलमार्क जो होता है वो गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी पर लगता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को इतना सारा आपने पढ़ा, अब हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कंज्यूमर रिड्रेसल क्यों नहीं हो पाता, यानी कंज्यूमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पाता है। आपको राइट्स देख करके तो लगता होगा कि भाई कंज्यूमर्स को कितने सारे राइट्स मिले हुए हैं, कंज्यूमर तो इसमें बिल्कुल भी चीट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम को कंज्यूमर कोर्ट में ले जाते ही नहीं हैं। वो इसलिए नहीं ले जाते कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, कोई 1000 रुपये का भी प्रोडक्ट है, तो 1000 रुपये के लिए वो अगर प्रोडक्ट को लेकर के वहाँ जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट में तो तमाम तरह की प्रॉब्लम आएंगी। जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहली बात तो टाइम लगेगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, भाई लीगल प्रोसेस है, जाहिर सी बात है टाइम लगेगा उसमें। तो कोई भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आज के टाइम में जो है वैसे ही लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए जो है कंज्यूमर कोर्ट्स आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बंद पड़े हुए हैं। सेकंड, कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं बिल्कुल जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं उनकी तरह काम करते हैं, लीगल प्रोसीजर पूरे उनके होते हैं, तो उसमें जो है टाइम भी लगता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला बहुत ज़्यादा। तो लोग जो हैं इसलिए भी उसमें नहीं पड़ते हैं प्रॉब्लम में, इसमें कोर्ट वोट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। थर्ड, कंज्यूमर अपनी प्रॉब्लम को अगर वहाँ लेके भी जाते हैं तो वो उन्हें बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उन्हें मान लीजिए लॉयर करना पड़ेगा, एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, वकील चाहिए। वकील जो है बिना पैसों के तो नहीं होगा। तो 1000 का आपका प्रोडक्ट है और 500 रुपये तो एक बार में वकील ने ले लिए कि भाई इतने रुपए मुझे चाहिए, तो आप केस जीत के करेंगे भी क्या। मान लीजिए आप जीत भी जाते हैं और राज़ी भी हो जाती है कंपनी आपको देने के लिए, आपके 2000 रुपये खर्च हो गए, तब जा कर के आपको 1000 रुपये वापस मिले, तो क्या फ़ायदा हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, वो अलग। तो इसलिए लोग जो हैं कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। और लास्टली, लैक ऑफ एविडेंस नहीं मिलता है, कोई भी सबूत नहीं मिलता है। भाई कैश मेमो देते नहीं हैं ये लोग, जो आप जो है हर दुकान से कैश लेते हैं, कैश मेमो लेते हैं, जो यानी कि जो पक्का बिल जिसे कहते हैं, बिल हर एक दुकान वाला नहीं देता है। तो जब तक बिल नहीं होगा तब तक आप जो है कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास सबूत क्या है कि आपने इनसे परचेज़ किया है या किस कंपनी का कहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है। तो इसलिए
इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी जो कंज्यूमर्स को जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती ही रहती हैं कंटिन्यू, और कंज्यूमर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा पाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमने इस बुक के इकोनॉमिक्स के पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इस चैप्टर के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से लिंक दिया हुआ है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।